नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969066089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनो ग्रुप डी ड्राइवर की जो भी वैकेंसी आई है उसके लिए हम लोग हिंदी की एक सीरीज शुरू किए हैं और उसका ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। इसमें सही पूछा जा रहा है, सही युग्म। ए वाला ऑप्शन है दाल ना गलना, पूरा बस चलना। दूसरा है दिन का फेर होना, दिन भर भटकते रहना। त्रिशंकु होना, अधर में लटकते रहना। और डी वाला ऑप्शन है 2 दिन का मेहमान, लंबे समय तक जीना। तो इसमें जो सही युग्म है वह आपका ऑप्शन सी, त्रिशंकु होना यानी अधर में लटके रहना। इस मुहावरे का जो अर्थ होता है त्रिशंकु होने का, अधर में लटके रहना। दाल ना गलना, इसका जो अर्थ होगा युक्ति ना चलना यानी बस ना चलना। और दिन का फेर होना यानी बुरे दिन का आना। और 2 दिन का मेहमान यानी बहुत यानी जल्दी मरने वाला, जो 2 दिन का मेहमान हो। तो इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा, त्रिशंकु होना, अधर में लटकते रहना। बाकी तीनों मुहावरों के जो अर्थ हैं वह गलत दिए गए हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो उन्हें जो है स्वर कहा जाता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। और जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की जो परिभाषा होगी, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं वह व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जो देखने योग्य ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अवर्णीय, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, दर्शनीय। तो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो देखने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द अदर्शनीय होगा और जो देखने योग्य होगा उसे दर्शनीय कहेंगे। उसके लिए एक शब्द जो होगा वह दर्शनीय होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। स्वल्प, स्वल्प का संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सुधन अल्प। इसमें यण संधि है, यण संधि है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। कौन सा शब्द जो है शुद्ध लिखा गया है। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शुद्ध है आपको पहचानना है। विधाता, सर्वश्रेष्ठ, भूमिगत या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही वर्तनी का शब्द है वह है आपका ऑप्शन ए, विधाता जो है शुद्ध लिखा गया है। सर्वश्रेष्ठ में क्या गलती है, यहाँ पर टा नहीं ठा होगा, सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ। और भूमिगत में क्या गलती है, वह भूमिगत होता है, भूमिगत। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। 6, 5, 8, 10। तो भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या जो है कुल 8 है। कौन कौन से हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। ये 8 रसों की संख्या है जो भरत मुनि के अनुसार। अगर एग्जाम में पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होगी तो 8
आप आंसर सही करेंगे। लेकिन अगर पूछता है कि रसों की संख्या कितनी है, तो उसमें जो है वो 9 होगा। उसमें ऑप्शन में आपको 9 दिया रहेगा, तो आप 9 ही टिक करेंगे। अगर भरतमुनि के अनुसार पूछता है, तो आप 8 टिक करेंगे। मूर्ति देवी पुरस्कार एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है, जो प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन या भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। मूर्ति देवी पुरस्कार जो है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। बेसहारे का सहारा अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। बेसहारे का सहारा, इस लोकोक्ति का जो सही लोकोक्ति क्या होगी? अंधे की लकड़ी, अंधे के हाथ बटेर, आग लगने पर कुआं खोदना या अंत भला सो भला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अंधे की लकड़ी होना यानी बेसहारे का सहारा होना। परिणाम और परिमाण, इसका शब्द का सही अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इस परिणाम का जो अर्थ होता है वो नतीजा होता है, और परिमाण का जो अर्थ होता है वह मात्रा होता है, मात्रा। तो इसमें ऑप्शन बी वाला जो है वह सही है। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। इसका ए ऑप्शन जो है वह सही है। नील गाय में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो इसमें जो नील गाय का जब समास विग्रह करेंगे, तो उसका जो समास विग्रह होगा नीली है गाय जो, यानी इसमें जो है आपका कर्मधारय समास है। जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष से अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह जो है कर्मधारय समास होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, राधे श्याम, पन्नालाल, हिमालय, यह तीनों जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। इसका जहाँ पे किसी भी शब्द में जो जोड़ता है वह बहुवचन में हो जाता है। जैसे लड़कों, लड़कों, जानवरों, जानवरों, यानी वो प्रत्यय जुड़ते ही वह शब्द जो है बहुवचन में बदल जाता है। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द पहचानना आपको। रोग, कौन, नींद, सफाई। तो सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो वह जो है सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें कौन जो है सर्वनाम शब्द है। वह, तुम, हम, ये सभी क्या है? ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगहन, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो तत्सम रूप हो जाएगा अगहन का, वह आपका ऑप्शन ए, अग्रहायण। अग्रहायण जो है यह अगहन का तत्सम रूप है। ई वाला ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? विस्मादि बोधक, परिमाण बोधक, क्रिया विशेषण या संबंध बोधक। तो इसमें जो अव्यय का भेद नहीं है वह आपका ऑप्शन बी है, परिमाण बोधक जो है यह अव्यय का भेद नहीं है। इसका बी ऑप्शन जो है वह सही है। अव्यय के कुल 5 भेद होते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। एक क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक,
विस्मयाद बोधक और निपात, ये 5 भेद होते हैं अव्यय के। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। परिमाण बोधक अव्यय का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कौवा, खरगोश, मंडल, यह तीनों शब्द जो हैं पुल्लिंग है। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनो ग्रुप सी ग्रुप डी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यह कोर्स आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर परचेज कर सकते हैं। इस समय डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप लोग जो है डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान 1991 में रामविलास वर्मा को प्रदान किया गया था। किस रचना के लिए? तो इनकी रचना थी भारत के प्राचीन भाषा और हिंदी। इस कृति के लिए जो है इन्हें प्रथम व्यास पुरस्कार प्रदान किया गया था 1991 में। इसका ए ऑप्शन जो है वह सही है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी वो शब्द जो होगा वो तत्सम होगा? 8, आम, आधा, अग्नि। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अग्नि जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो हो जाएगा वह आग हो जाएगा। बाकी तीनों जो है आम, 8, आम, आधा, ये तीनों जो है तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित में निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? निकृष्ट, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष। तो इसका जो निकृष्ट शब्द है इसमें नि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। नि उपसर्ग, निधन कृष्ट, इसमें नि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और निर्भय में निर्धन भय हो जाएगा, निर्वाह में निर्धन वाह हो जाएगा और निर्दोष में निर्धन दोष हो जाएगा। इन तीनों में निर उपसर्ग जुड़ा हुआ है, बाकी ए वाले ऑप्शन में जो है नि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत कौन सा है? कौन सा सही युग्म नहीं है विलोम का? अथ का इत, अवनत का पतन, अल्पज्ञ का बहुज्ञ और अनुकूल का प्रतिकूल। तो इसमें जो गलत युग्म है वह आपका ऑप्शन बी, अवनत का जो विलोम होता है वह उन्नति होता है, वह उन्नति होता है, उन्नति। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। बाकी तीनों अथ का इति होता है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है और अनुकूल का प्रतिकूल होता है। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसमें जो सही युग्म नहीं है वह आपका ऑप्शन सी, ये आपको सामने से दिख रहा होगा, पर्वत, पहाड़, पुस्तक। यानी पर्वत पहाड़ एक पर्यायवाची हो गए एक दूसरे के, और पुस्तक जो है अलग हो जाएगा, भिन्न है इससे। बाकी तीनों युग्म जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य चुनिए। 4 वाक्य दिए गए हैं। हमें किसी से कुछ नहीं कहना। दूसरा वाक्य है, मुझे वही सामान लेना है। तीसरा वाक्य है, कल तुमको कहाँ जाना है। और डी वाला वाक्य है, जिसे देखो वह व्यस्त है। इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वह आपका ऑप्शन सी वाला है। कल तुमको कहाँ जाना है, तो इसमें कल तुम्हें कहाँ जाना है, यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं होगा, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। कल तुम्हें कहाँ जाना है, तो यह शुद्ध हो जाएगा। तो अशुद्ध वाक्य जो है वह आपका ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? डाकगाड़ी, सप्ताह, प्रधानमंत्री, भरपूर। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन डी, भरपूर में अव्ययी भाव समास है। बाकी
डाक गाड़ी में आपका तत्पुरुष समास है, और सप्ताह में द्विगु समास हो जाएगा, और प्रधानमंत्री में कर्मधारय समास है। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने। रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। हिंदी साहित्य का अतीत जो पुस्तक है इसके लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण हिंदी की प्रश्नोत्तरी थी जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।